आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का एक परिचय। इलेक्ट्रीशियन का एक परिचय, उसके बारे में अभी जो ये पैराग्राफ मैंने लगाया है इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपका आता है तो उसके बारे में जान लें, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन है आपका, इलेक्ट्रीशियन जो है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक वर्ड निकल के आता है आपका, एक वर्ड निकल के आएगा आपका इलेक्ट्रिक। कौन सा वर्ड? आपका इलेक्ट्रिक। हिंदी में इसको विद्युत कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रीशियन को जब आप ब्रेक करेंगे, यानी एक वर्ड इसमें छिपा हुआ है, आप देखेंगे एक वर्ड इसमें छिपा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक। अब जो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, वो किससे उत्पन्न होती है? तो इसमें एक टर्म आपका आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम उसका? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रिक, ये दोनों कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रीशियन में पाए जाते हैं। यानी जो अभी डिफिनीशन की बात नहीं हो रही, अभी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दोनों पार्ट इसमें इलेक्ट्रीशियन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप एक एक करके इनके बारे में जान लें। तो इलेक्ट्रिक हमारी होती क्या है या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? जैसे आप देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे उपकरण हैं, विद्युत के जो उपकरण है, जैसे आपका फैन हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और भी जो अदर उपकरण हैं, उसको उसको चलने के लिए आपकी कहीं ना कहीं बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो आपके पास जो उपकरण है, तो उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये आपके ऊर्जा के फॉर्मेट होते हैं। वैसे देखा जाए हमारे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कई प्रकार की एनर्जी है। जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया, आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, फिर आपका केमिकल एनर्जी होता है, ठीक ना? आपका केमिकल एनर्जी होता है। तो आप देखेंगे ये सब क्या है? एनर्जी की तो ही फॉर्मेट है। इनके जरिए हम विभिन्न रूपों में, जैसे केमिकल एनर्जी जो बनाई जाती है, आप देखेंगे जो बैटरी होती है, तो बैटरी में क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसी के बारे में हमको जानना है। और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो जो मोटर होता है उसमें क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल हम देते हैं, उसके बाद जो उसका वर्क होता है, यानी जो चेंज करके जो है मैकेनिकल में हमको देता है, तो कहीं कहीं वहां से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। और केमिकल एनर्जी जो आपको सेल में प्राप्त होता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमको जानना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रीशियन इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो इसको बताना पहले थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसकी जो डिफिनीशन बनती है, ऐसी ऊर्जा जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है विभिन्न रूपों में हम करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग हम करते हैं। जो उसका प्रयोग है विभिन्न रूपों में करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई आपके पास कंडक्टर है,
अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो आप देखकर या छूकर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये इस पे इंसुलेशन लगा हुआ है तो आप ये देख कर नहीं बता पाएंगे कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, या आप कह सकते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक उपकरण लगा देते हैं, और अगर सर्किट को मुकम्मल कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, तो आप देखेंगे इसमें कहीं न कहीं ये बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया और ये सर्किट अगर पूरी है तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी ये हमारी जो ऊर्जा है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, अभी क्या थी, कंडक्टर में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही हमने उपकरण लगाया वो क्या हुआ, आपका उपकरण ऑन हो गया, यानी जलने लगा। ये तो हो गई व्यवसायिक भाषा, यानी कि हम लोग आम बोल भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसकी टेक्निकल डिफिनीशन की बात की जाए तो इसकी टेक्निकल डिफिनीशन कुछ इस प्रकार बनती है, किसी भी विद्युत परिपथ द्वारा, किसी भी, इसकी जो परिभाषा बनती है, डिफिनीशन या परिभाषा इसकी जो बनती है विद्युत ऊर्जा की, किसी भी विद्युत परिपथ द्वारा या विद्युत मशीन द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किसी भी, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा किसी भी विद्युत परिपथ, किसी भी विद्युत परिपथ द्वारा या विद्युत मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा ठीक ना, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब चूंकि हम ऊर्जा के बारे में जान लिए कि भाई ऊर्जा जो है हमारी विद्युत ऊर्जा क्या है, अब इसका जो है इलेक्ट्रीशियन में क्या इस्तेमाल है उसके बारे में जानते हैं। आइए, अब यहां से आपका इलेक्ट्रीशियन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में आप देखेंगे इसमें दो पार्ट निकल के आते हैं आपके, एक होता है आपका ट्रेड, दूसरा आपका आता है इसमें पर्सन। दूसरा आपका आता है पर्सन। जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनके व्यवसाय के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कुछ लोगों को ड्राइवर बोला जाता है, ड्राइवर बोला जाता है, कुछ लोगों को डॉक्टर बोला जाता है, कुछ लोगों को इंजीनियर बोला जाता है, कुछ लोगों को क्या बोला जाता है, इंजीनियर बोला जाता है। उसी प्रकार से कुछ लोगों को इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। अब किसको बोला जाता है, आइए हम पता करते हैं किसको बोला जाता है। तो आपका इसमें एक पार्ट आपका ट्रेड है और एक पार्ट आपका पर्सन। एक पार्ट आपका ट्रेड है और दूसरा आपका पर्सन। तो हम ट्रेड की बात सबसे पहले करते हैं।
इसकी जो डिफिनीशन बनती है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो डिफिनीशन बनती है, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की मरम्मत करना, मैन्युफैक्चरिंग करना यानी मरम्मत करना यानी कि रिपेयरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, और मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण या देखरेख करना। जिस ट्रेड के माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को बनाना, उनकी देखरेख करना, उनकी मरम्मत करना, जिस ट्रेड के माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इसमें 3 वर्ड आया, तो 3 वर्ड को आप लिख लीजिए। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग है, पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग। पहला आपका आता है इसमें, ये सब आपने लिख लीजिएगा। पहला आपका इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आपका आता है मेंटेनेंस। तीसरा आपका आता है रिपेयरिंग। ठीक ना, क्या आता है? रिपेयरिंग। मैंने अभी बताया विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को बनाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी देखरेख करना यानी अनुरक्षण करना, फिर थर्ड इसमें आता है रिपेयरिंग करना यानी मरम्मत करना। जिस ट्रेड के माध्यम से ये तीनों प्रक्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। उसे हम कौन सा ट्रेड कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट को बनाती है और मार्केट में लॉन्च करती है। यानी बनाना है आपका, यानी कंपनी अगर उस प्रोडक्ट को बना रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, यानी बना रही है, तो उसको हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। फिर आपका मेंटेनेंस जो होता है, देखिए कुछ लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इतना जान लीजिएगा। जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस जैसे आपको कंपनी बना के कोई प्रोडक्ट, मान के चलिए आपका फैन कंपनी बना के दे दी, उसके बाद हम क्या करते हैं? 2-4 महीने 6 महीने इसको चलाते हैं, 2-4 महीने 6 महीने इसको चलाते हैं, तो देखते हैं क्या है कि उसकी जो बियरिंग है या कह सकते हैं उसके अंदर जो आपकी बाइंडिंग की गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि उसकी स्पीड में कुछ कमी आ जाती है। तो आप कहेंगे कि उसकी कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अनुरक्षण या देख रेख करते हैं, उसमें मोबिल ऑयल डाल उनके उसको पूरी तरीके से हम सही कर देते हैं। तो मेंटेनेंस जो होता है यानी चलती हुई मशीनों की देख रेख करना हमारा क्या कहलाता है? मेंटेनेंस कहलाता है। चलती हुई मशीनों का देख रेख करना हमारा क्या कहलाता है? मेंटेनेंस कहलाता है। और आपका जो रिपेयरिंग होता है, जो रिपेयर होता है यानी मरम्मत जो जिसको हम बोलते हैं, तो मरम्मत क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई मोटर या फिर आप जनरेटर लेकर आए, उसको 4-6-7 महीना चलाए या 1 साल चलाए, उसके बाद क्या होता है कि उसकी बाइंडिंग या आप कह सकते हैं उसके बेरिंग वरिंग खराब होने लगते हैं, या उसमें जो स्लिप रिंग लगी है वो भी जो है डैमेज होने लगती है। तो यानी उसको पूर्ण रूप से बनाना हमारा क्या कहलाता है? रिपेयरिंग कहलाता है। यानी उसके बाइंडिंग को अलग करके फिर दोबारा डालना, या फिर उसके बेरिंग में अगर समस्याएं हैं तो बेरिंग को नहीं डालना हमारा क्या कहलाता है? रिपेयरिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम पर्सन की बात करते हैं। चूंकि आपने इलेक्ट्रीशियन में 2 चीजों को देखा, एक आपका था ट्रेड था और दूसरा आपका पर्सन था। तो पर्सन
इलेक्ट्रीशियन किसको बोला जाता है? अगर यही तीनों काम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी आपका बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर आपका देख रेख, फिर आपका थर्ड है मरम्मत करना यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, देख रेख यानी मेंटेनेंस करना, फिर उसके बाद आपका रिपेयरिंग करना। ये तीनों अगर एक व्यक्ति के माध्यम से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सन इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पर्सन इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है, ठीक ना, उसे पर्सन इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि पर्सन इलेक्ट्रीशियन किसको कहते हैं, आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन किसको कहते हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। और इन दोनों में जो आपका डिफरेंसेस था वो भी मैंने बता दिया कि मेंटेनेंस क्या होता है और रिपेयरिंग क्या होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं पहली स्लाइड की, जो मैंने पहली स्लाइड आपको दिखाया था उसके बारे में हम बात करते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है बिजली से, पहले ही वर्ड आपका आता है ना इसमें, बिजली से। बिजली मतलब आपकी जो ऊर्जा, उसकी बात कर रहा था। मैंने ऊर्जा के बारे में बताया, ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिकल की जो ऊर्जा वो क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा क्या है, यानी कि विद्युत ऊर्जा किसी पदार्थ की कार्य करने की जो क्षमता है, या आप कह सकते हैं कि विद्युत मशीनों की कार्य करने की जो क्षमता होती है वही आपकी क्या कहलाती है? बिजली, या आप कह सकते हैं ऊर्जा कहलाती है। तो बिजली इसमें एक वर्ड आया, फिर उसमें और भी इसमें तमाम चीजें हैं इसमें जो कि उससे रिलेटेड है। जैसे निर्माण हो गया आपका, निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग करना। इस दो टर्म आए तो मैंने ही इसके बारे में अभी जो बताया है, यानी मरम्मत क्या होता है और निर्माण क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि बिजली से चलने वाले किसी भी यंत्र जैसे पंखा, टीवी, मोटर, उसकी मरम्मत करना, उसकी देख रेख करना, उसकी जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करना आपका जिस ट्रेड के माध्यम से होता है, या आप कहते हैं जिस व्यक्ति के माध्यम से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, ठीक ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जो बताया वही सारी चीजें हैं इसमें। आगे बात करते हैं रोजगार के बारे में। रोजगार के अवसर, इलेक्ट्रीशियन के रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में आप जान लें। तो इसमें बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लिखा है। तो बड़ी से बड़ी कंपनी का मतलब यह है कि आपका इसमें होंडे में भी जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, होंडा एक कंपनी है, उसमें भी कहीं न कहीं जो इलेक्ट्रीशियन का पद निकलता है। और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे आपका क्या नाम, होंडा हो गया, फिर आपका वीवो हो गया, फिर जियो हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं प्राइवेट सेक्टर में वो वैकेंसियां निकालती हैं आईटीआई बेस पे। आप कह सकते हैं चाहे आप मतलब इलेक्ट्रीशियन से हो या फिटर से हो, तो इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अवसर रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा वैकेंसी आती नहीं है। और आती भी है तो जान ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोर्स पानी चलता है। लेकिन अगर सरकारी सेक्टर की बात की जाए, तो अगर भारत सरकार की बात की जाए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी उसकी बात की जाए, तो आपका इसमें आता है एनटीपीसी। आपका कौन सा आता है? एनटीपीसी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसमें भी क्या नाम इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है। फिर उसके बाद आपका भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है, उसमें भी आपके कहीं न कहीं जो है इलेक्ट्रीशियन से वैकेंसी आती है। फिर आपका सेल होगा, आईओसीएल हो गया है, आपका आईओसीएल हो गया। इसमें तमाम
जो मैंने ये कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये सब भारत की महारत्ना कंपनी है। इसमें जो जॉब लगती है बहुत ही, इसमें जो फैसिलिटीज मिलती है बहुत ही अच्छी रहती है। और मेरे कई मित्र इसमें एनटीपीसी में काम करते भी हैं और बताते हैं। और ज्यादा जो इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हैं तो मान के चलिए ज्यादा कठिन इसका एग्जाम नहीं होता है। अगर एनटीपीसी की बात की जाए तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें जो है आपका 70 नंबर शायद आपके टेक्निकल के होते हैं और 30% जो होता है आपका, यानी 30 नंबर जो होता है आपका नॉन टेक होता है। नॉन टेक में आपका जीएस और प्लस रीजनिंग हिंदी आ जाती है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आप इसको फाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार भेल का भी है, एसएल का भी है, आईसीएल क्या है। अगर अपने यूपी की बात की जाए, यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की बात की जाए तो सबसे बड़ा आप देखेंगे जो यूपी पीसीएल है, यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएल जो है, यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसमें हर साल वैकेंसी जो है इलेक्ट्रीशियन की आती रहती है। इलेक्ट्रीशियन की हर साल वैकेंसी आती रहती है। अभी हम करंट की बात करें तो इस समय 200 के लमसम जो वैकेंसी इस समय है, 200 के लमसम वैकेंसी है और इसका फॉर्म फिलअप भी हो चुका है। इसका जो प्रोसेस है, मैंने जो क्या नाम पिछला जो जब एग्जाम हुआ था, जब 2200 समथिंग आई थी, 2200 समथिंग आई थी, उसमें मैंने इसका पैटर्न देखा था। बहुत हार्ड नहीं है, अगर हम लोग आईटीआई किए होते तो कभी का सेलेक्ट हो गए होते। मतलब इसका ज्यादा पैटर्न मतलब बहुत कठिन नहीं है। इसमें क्या होता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं और 200 क्वेश्चन में आपका 150 क्वेश्चन आपका अपने ट्रेड से रहता है और 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो जीएस, या कह सकते हैं कि इसमें जो 10 क्वेश्चन आपका हिंदी रहता है, हिंदी, और 25 क्वेश्चन या आप कह सकते हैं 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहती है। ठीक ना, रीजनिंग रहती है। और जो बचा आपका 30 यानी 20 जो आपका जीएस होता है। ठीक ना, 20 क्वेश्चन आपका क्या क्या रहता है, जीएस रहता है। तो आप इसमें तो आसानी से लगभग 120-22 तक आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म बजाता है 50 नंबर, यानी ये जो 50 नंबर है ये आपका कहीं न कहीं बहुत डिफिकल्ट है। जीएस वैसे ऐसे पूछते हैं कि आपको समझे में नहीं आता है। तो ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर चूंकि अभी आप तो फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में ये चीजें अभी आप 2 साल के बाद कहीं कहीं चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अब चूंकि रोजगार की बात हो रही है तो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये बहुत ही बड़ा, मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन का सारा दारोमदार इसी पे डिपेंडेंट है, अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। ऐसे तमाम जो स्टेट हैं वो वैकेंसी निकालते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपीपीसीएल है, वैसे पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे पंजाब पीसीएल है, बिहार की बात की जाए तो वहाँ बिहार पीसीएल है, और हर जगह से वैकेंसी आती रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो कहीं न कहीं आप मतलब आप अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, और एक और इसमें आता है आपका यूपी आर्मिनल। अपने प्रदेश की बात की जाए, यूपी आर्मिनल यानी उत्तर प्रदेश का जो बिजली उत्पादन करता है, यानी उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम जो है, इसमें भी हर साल आप देखेंगे। अभी 2017 के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं इसमें इलेक्ट्रीशियन से, आप कह सकते हैं डिप्लोमा से आई है, नहीं आई है। लेकिन आने वाले वक्त में इसमें कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यूपी आर्मिनल भी एक प्रकार से आप देखेंगे कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत सपोर्टिंग किरदार निभाता है। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत जान लें। फिर हम बात करते हैं आगे। आपका नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कहाँ है?
इसमें देखेंगे भारतीय रेल में, तो भारतीय रेल में आपका लोको पायलट, टेक्निकल ग्रेड, अप्रेंटिस भी करवाता है, और कहीं कहीं लोको पायलट की जो वैकेंसी आती है वो आपका आईटीआई बेस पे होता है, आईटीआई बेस पे होता है, लेकिन इसमें डिप्लोमा वाले भी अलाउ होते हैं, डिप्लोमा और बीटेक भी अलाउ होता है, ठीक ना, इतना ध्यान रहे, बीटेक भी अलाउ इसमें होता है। अभी मान के चलिए 2019 में जो वैकेंसी आई थी इसमें 25,000 वैकेंसी आई थी, 25,000 की लमसम वैकेंसी आई थी, और तकरीबन हर जोन में वही 11-1200, चूंकि 18 जोन है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में, 18, अब तो शायद 19 जोन हो गए, एक जोन और बढ़ा है, 19 जोन हो गए हैं टोटल, ठीक है, या 18 जोन मान के चलिए। 18 जोन में देखेंगे 1,000-1,200 हर जोन में थी, तो 1,000-1,200 हर जोन में थी, तो लोको पायलट भी आप बन सकते हैं अगर आप क्या नाम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हो, या फिर आप फिटर से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिप्लोमा हो। सिविल वाले इसमें अलाउ नहीं होते हैं, सिविल वाले इसमें अलाउ नहीं होते, सिविल के जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते, ठीक ना, सिविल वाले अलाउ नहीं होते हैं। ये हो गई। तो इसका जो मानक इस बार तो बहुत चेंज कर दिया था, इस बार इसका मानक बहुत चेंज था। पहले क्या होता था कि 2 एग्जाम होते थे, पहले 2 एग्जाम होते थे, इस बार 3 एग्जाम लिया था, 3 एग्जाम में हम लोग साइको में जाके सटे थे। तो ये सारी चीजें हैं। पहले में क्या होता है कि आपका सिर्फ जो आपको पास करना होता है कि 30 नंबर अगर आप मतलब उसमें पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला एग्जाम होता है उसी से मेरिट आपकी बनती है। चलिए खैर ये तो अलग की बातें हैं, लेकिन आप इसमें भी रोजगार पा सकते हैं, ठीक ना। लोको पायलट एक बहुत मान के चलिए हम लोगों के लिए बहुत उद्धार का काम करता है। फिर आप बात करेंगे आगे लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी जनरेशन। अब हमारी जो बिजली उत्पादन होती है उसको हम जगह जगह ट्रांसमिट करते हैं, उसको जगह जगह हम ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा जनरेशन होता है वो 11 केवी पे होता है, ठीक है, 11 केवी पे होता है। फिर इसको हम पावर ट्रांसफार्मर के जरिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर अपनी जरूरत के साथ ट्रांसमिट इसको 11 केवी उत्पादन करने का सेंस ये है कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक और एफिशिएंसी दोनों जो मजबूत मिलती है, यानी कि अच्छी मिलती है। तो हम क्या करते हैं 11 केवी को ट्रांसफर करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के जरिए, इसको 765 केवी तक हम इसको बढ़ा देते हैं, यानी 11 केवी को 765 केवी तक बढ़ाते हैं। फिर इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से 132 केवी, फिर 220 केवी, फिर उसको जो 400 केवी में कन्वर्ट करके धीरे धीरे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज में हमारा जो होता है यहाँ पे 66 केवी का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 66 जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं 66 केवी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका रेजिडेंशियल देखेंगे, जो रेजिडेंशियल हमारा होता है यहाँ पे हम अगर 3 फेज की बात करेंगे तो जैसे अब यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है 132 केवी की है तो हम इसको 33 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए। जो आपकी सब स्टेशन पे गए होंगे अगर आप देखे होंगे तो 132 केवी को 33 केवी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पास भेजते हैं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वहां पे हम भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 33 केवी को, यानी आपका जो 33 केवी है इसको 11 केवी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 11 केवी यहाँ तक तो आया, यहाँ तक आपका 11 केवी आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अब चूंकि जो छोटे मोटे धंधे वाले होते हैं, जैसे आपके पास अगर पीसने वाली मशीन है या फिर ट्यूबवेल है, तो वहाँ क्या होता है कि 11 केवी को हम क्या करते हैं, अगर मान के चलिए 3 फेजी आपके पास आ रहा है 3 फेजी, तो उसको हम क्या करते हैं 3 फेजी को 400 वोल्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 3 फेजी में 400 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो 11 केवी क्या होगा आपका 400 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 1 फेजी की बात की जाए, जैसे हमारे फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, या फिर आप ये सब कह सकते हैं कि जो बोर्ड चल रहा है इसको 1 फेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो 1 फेज में क्या होता है आपका 230 वोल्ट रिक्वायरमेंट होती है, 230 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है हमारा कि जो आपका
11 केवी आ रहा है उसको ट्रांसफार्मर क्या करता है 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। ये 5 MVA का 5 केवीए का ट्रांसफार्मर आप देखेंगे जहां से कनेक्शन हुआ होगा इस इलेक्ट्रिसिटी जो भी चल रही है यहाँ पे, वो जहां से भी कनेक्शन हुआ होगा वहां पे 5 केवीए का ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक ना, 5 केवीए का ट्रांसफार्मर लगता है। तो यहाँ से हम अपना जो है 230 वोल्ट लेकर जितने भी आप हमारे घर में वायरिंग में जितने भी क्या नाम उपकरण लगे हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, फैन हो गया, आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, 1 kg मोटर हो गया, ये सब चला सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए असेंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल। ये इसे कहने का मतलब अब जो बिजली आ रही है उसको, जैसे सब स्टेशन पे जो बिजली आती है, सब स्टेशन पे जो बिजली आ रही है उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कितनी मात्रा में जो हमारी करंट है वो प्रवाहित हो रही है, यानी कि कितनी मात्रा में करंट आ रही है उसको देखा जाता है कंट्रोल पैनल के जरिए। फिर कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो देखा जाता है कि भाई कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएट तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उसको देखा जाता है। फिर हमारा कितना मैक्सिमम डिमांड है, जैसे मैक्सिमम डिमांड की बात की जाए तो लोड फैक्टर आप इसमें एक टर्म आता है लोड फैक्टर का, लोड फैक्टर का टर्म आता है। तो लोड फैक्टर क्या दर्शाता है कि एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड, यानी कि कितना आपका एवरेज डिमांड है और कितना मैक्सिमम डिमांड है। तो लोड फैक्टर कहीं ना कहीं इस जो पैनल है इस पैनल के जरिए हम पता करते हैं। फिर आपका इसमें CT-PT लगा रहता है कि जैसे कहीं मान के चलिए फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होगा तो जाहिर सी बात भयंकर बहुत ज्यादा जो करंट प्रवाहित होगी। अब करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो दैट्स मीन अगर CT-PT नहीं रहेगा तो हमारा क्या है, सारे जितने भी उपकरण लगे हैं, चाहे आपका CT हो चाहे PT हो, फिर आपके जितने भी लाइट फैन लगे सब ब्लास्ट कर जाएंगे। उसको बचाने के लिए हम CT के जरिए एक रिले का इस्तेमाल करते हैं। रिले उसको सूचित करता है, वो सर्किट से ऑपरेट करवा देता है, यानी हमारा उपकरण जो है बच जाता है, ठीक। ये कंट्रोल पैनल का काम है। फिर इसका एक और कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है कि हमारा पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर cos phi का नाम सुने होंगे आप, cos phi का नाम सुने होंगे। तो पावर फैक्टर जो होता है इसका हमेशा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन का होना चाहिए 0.8 से 0.9 लैग होना चाहिए, ठीक ना, लैग होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो दैट्स मीन हमारी कहीं ना कहीं जो पावर है उसकी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाएगी। यानी आपका जो जैसे आपके यहाँ 230 वोल्ट आ रही तो वो घट के कितनी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपका 180-90 के रेंज में आपको मिलेगी, 180-90 वोल्ट मिलेगी। अर्थात जो फैन उन चल रहे हैं बहुत स्लो हो जाएंगे। आप देखे होंगे गर्मी में इस वक्त तो आप अक्सर देखे होंगे, अगर घर पे आपके फैन उन चल रहे होंगे तो शाम को देखेंगे आपका जो फैन है काफी स्लो हो जाता है। तो बस यही कारण होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर थोड़ा सा पुअर हो जाता है। पुअर होने की वजह से जो वोल्टेज 230 मिलना चाहिए वो 180 से 190 मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीजें हो गई। फिर आगे चलते हैं। औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक, ये देखिए गलत है, औद्योगिक होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक संस्थान में आप देखेंगे इसमें कई जो हमारे पावर प्लांट हैं जहां पे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो आपका एक होता है थर्मल पावर प्लांट, एक आपका थर्मल हो गया, दूसरा आपका हाइड्रो हो गया, ठीक ना, हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा आपका न्यूक्लियर हो गया। और भी ऐसे तमाम जो है औद्योगिक संस्थान में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका थर्मल, हाइड्रो, फिर न्यूक्लियर, फिर उसके बाद डीजल, ये सब सारी चीजें हम इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। वही दिखाया गया है यहाँ पे, वही चीजें हैं। तो इसमें अगर थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें एक बॉयलर होता है। बॉयलर में हम पानी को गर्म करते हैं, कोयले के माध्यम से पानी को हम गर्म करते हैं, भाप बनती है, भाप के जरिए हम क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन हमारी क्या करती है, टरबाइन हमारी जनरेटर से जुड़ी रहती है, वो टरबाइन हमारी जनरेटर से जुड़ी रहेगी तो दैट्स मीन वहां पे बिजली का उत्पादन होता रहता है। और ये जो बिजली का उत्पादन होता है आपका 11 के
ठीक ना। 11 kV से ज्यादा हम नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक और एफिशिएंसी वो घट जाती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। चलिए आज क्लास यहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।